उदाहरण पढ़ रहे थे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब इसमें देखो जिंक, क्रिस्टलन जिंक है, मतलब दानेदार जिंक है। दानेदार जिंक की क्रिया मैं एसिड के साथ में करवा रहा हूं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 30 पे, 30 नंबर पे। अब अपन काउंट करते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर स्टार्ट हो जाता है देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जिंक आता है अपन के 30 नंबर पे। कितने पे आता है? 30 पे। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई? 1 नंबर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है ना, उसका दुगुना उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं? भार, वेट, है ना। तो हाइड्रोजन का होता है अप्रोक्स 1.008 होता है, और इसका होता है जिंक का डबल कर लो, मतलब 61 पॉइंट समथिंग होता है इसका एटॉमिक वेट। तो मतलब क्या हो गया कि जिंक क्या हुआ? अधिक क्रियाशील। एक मैं आपको टेबल और बता दूं, ये क्रियाशीलता का क्रम है। क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया? देखो ये यहां से ये वाले क्या होंगे? मोर रिएक्टिव होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। ये मीडियम होंगे और ये लेस रिएक्टिव होंगे। लेस रिएक्टिव का मतलब अधिक कम क्रियाशील। अब आप मेरे को एक बात, तो अभी अपन ने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले सोडियम और पोटेशियम की। मैंने क्या कहा था कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। वो हवा में रखते ही या आग पकड़ लेते हैं, फ्लेमिंग हो जाती है उनकी, है ना, क्रियाशील होती है। अब मोर रिएक्टिव देखो, लेस क्रियाशील मतलब अधिक कम क्रियाशील वाले देखो ओरम। ओरम का अर्थ होता है सोना। सोने पे जंग लगता है क्या? हाँ भाई, नहीं लगता। इसका मतलब सोना जो एलिमेंट्स है, जो धातु है, मेटल्स है, वो क्या है? कम क्रियाशील है। हाँ, हालांकि अपन ऐसे मान सकते हैं जैसे चांदी होती है, सिल्वर, सिल्वर पर भी थोड़ा सा रस्टिंग होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। चांदी क्या पड़ सकती है? काली पड़ सकती है, होती है ना। अपन अगर उसको डेली लाइफ में रोजाना कंटिन्यू पहने तो वो क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की लगने लग जाती है। इसका मतलब ये क्या हो गए। और जैसे ही अपन इनको पानी के संपर्क में रखते हैं, अरे पहले क्या होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार क्या होते थे, जितने भी एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपन के शरीर के लिए भी नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी की पीएच को, है ना, अपन जो पानी पीते हैं उसकी पीएच होती है न्यूट्रल होती है 7, है ना। 7 से अपन उसको बेस में लेके चलते हैं तो 7.4 कर लेते हैं उसको, है ना। तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा बेस ही हो जाता है, मतलब सार टाइप में हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, उस पानी के अंदर कुछ एल्कलॉइड्स मिला देते हैं, एल्कलाइड्स। अब एल्कलाइड्स में क्या मिलाते हैं? आपने कभी कभार वीडियो भी देखे होंगे, उसमें कैप्सिन भी मिला देते हैं, हरी मिर्च भी, उसमें खीरा भी मिला देते हैं, उसमें घिया भी मिला देते हैं, उसमें नींबू भी मिला देते हैं, उसमें पुदीना भी मिला देते हैं। तो उस ये जितने भी प्रकार के वेजिटेबल्स हैं उसमें क्या होती है? पीएच बेस होती है। तो वो जैसे ही उसका एक प्रकार का जूस निकलता है, वो पानी के अंदर घुल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक बेस प्रकार का बन जाता है ना, बेसिस। तो वैसे ही क्या करते हैं, इन मेटल्स का भी अपन काम में लेते हैं। इन मेटल्स कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जिसके अंदर सोने का चूर्ण भी मिलेगा आपको, चांदी का भी चूर्ण मिलेगा। क्यों? कि ये क्या करते हैं, सब बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, इसलिए इनकी पीएच, ये क्या हो गई, अपन क्या बोलते हैं इसको, अधिक कम क्रियाशील होते हैं, ये जल्दी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अपन जैसे किसी प्रकार जैसे पालक खाते हो, आयरन होता है ना, तो इसमें लो तत्व ही हो गया। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी क्या होते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब देखो जिंक क्या हुआ? अधिक क्रियाशील हुआ। इस अभिक्रिया के अंदर देखो, जिंक की क्रिया मैं किसके साथ में करवा रहा हूं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जैसे ही H2 यहां से हटेगा, ये कहां चला जाएगा? बाहर। और H2 की जगह क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वालों को क्या कर देगा?
हटा देगा, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो क्या बना, ये आपके इधर वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक हमेशा किस ओर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट उत्पाद। इसमें देखो ये क्या बना, अब जिंक सल्फेट, क्या बना, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। समीकरण को बैलेंस करते वक्त या समीकरण को लिखते वक्त एक बात बताई थी मैंने कि अगर किसी रासायनिक समीकरण के अंदर गैस बनती हो, इन्वोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस बन रही हो तो उसको अपन एरो दिखाएंगे अप से, अप एरो से, यानी ऊपर की ओर सिंबल होगा। अगर कोई प्रिस्क्रिप्ट बने, मतलब अवक्षेप बने, अवक्षेप का मतलब कल बताया था कि अगर मिट्टी को अगर पानी के अंदर घोलेंगे तो कुछ मटमैला रंग पानी में आ जाएगा, पानी अपन को साफ दिखाई देगा, वो क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, भारी कण होते हैं, वो बॉटम में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई प्रिस्क्रिप्ट अवक्षेप बनता है उसको तो अपन ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। और अगर कोई गैस बन रही है तो अपन इसको कैसे दर्शाएंगे, अप एरो से दर्शाएंगे। इस रिएक्शन के अंदर क्या बन रही है, गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसका थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो भी देख लो आप कि कैसे बनती है, फिर अपन इसको कंप्लीट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। अपन क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं भाई, आप अब आगे की कक्षा में जाओगे सब आपको पता होगा। फ्लास्क के अंदर अपन क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर अपन क्या करेंगे, क्रिस्टलियन जिंक, मतलब दानेदार जिंक आता है, ठीक है, छोटे छोटे दाने आते हैं, वो क्या करेंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्टार्ट होगी, जो कंटेन के अंदर डाला था अपन ने पोर्ट के अंदर, क्या भाई, तो अपन बोला था ना, जैसे लास्ट क्लास में बोला था, अभिकारक। अभिकारक कौन से होते हैं, तो पार्टिसिपेट ऑन द केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये दोनों भाग ले रहे हैं भाई, जिंक को इसको डाल दिया, अब ये डालेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और केमिकल रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, ये दोनों अपन के क्या है, अभिकारक, बनेगा क्या, उत्पाद, ZnSO4 प्लस H2, क्या बन रहा है, H2 गैस बन रही है। अब देखो जैसे इसको सोल्विंग करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, हिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, घुलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी इसके अंदर, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर उसको तोड़ रहे हैं बाहर से उष्मा दे करके, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मटके के अंदर जैसे ही वो बोलते हैं ना उसको कली, व्हाइट वर्निश, उसको डालते हैं तो उसके टुकड़े डालते हैं तो ऊपर से पानी ऐड करते हैं, पानी ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो मटका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट देगा वो। तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी कि इसके अंदर एलिवेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी भाई। अब हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसका भी तो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, अपन को क्या पता, मैं आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले, वे विज्ञान क्या है, सार्थक वाले है, इसमें रिजल्ट चाहिए आपको, ऐसे नहीं होता, विज्ञान के अंदर कंक्लूजन होता है, तुरंत रिजल्ट। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमको गलत पढ़ा रहे हो, आपको क्या पता है H2 निकली है कि नहीं, आपने लिख दिया, इसको सिद्ध करके दिखाओ भाई। कंफर्मेशन तो ये होता है ना कि मैंने H2 लिखा, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकती है हाइड्रोजन, और भी तो गैस, अदर गैस भी तो हो सकती है, वातावरण के अंदर अपन जैसे किसी ओपन प्रोसेस कर रहे हैं, खुले में इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाहर रख दिया जार, है ना, जार के अंदर अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल दिया और जिंक भी डाल दिया, और जिंक सल्फेट भी बन रहे हैं, H2 गैस भी बन रही है। अब सर आप इनको कंफर्म करके बताओ कि H2 है क्या, भाई वातावरण में तो और भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन भी तो मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो मिल रही है, हाइड्रोजन भी तो हो रही है, मतलब जो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब गैस है। तो अपन इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना इसके अंदर, तो एक फ्लास्क अलग से ले लेते हैं, एक पॉट, इसके अंदर इसको एक ट्यूब से जोड़ देते हैं, ठीक है। ट्यूब से जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है, डिटर्जेंट का घोल होता है, फॉर्म, मतलब सर्फ का घोल भी हो सकता है, साबुन का भी घोल हो सकता है, किसी प्रकार का, जैसे अपन क्या बबल्स बना लेते हैं इसमें, है ना, जैसे अपन घर के अंदर कपड़े धोते हैं ना, जैसे हाथ वर्निश किया इतने में एक प्रकार का फॉर्म बन जाता है।
वैसे फॉर्म बन जाता है। अब जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वैसे तो हल्की होती है, हीलियम की सीरीज में लेते हैं वैसे, तो ये क्या करेगी, बाहर की ओर इवोल्यूशन होगी और अपन इसको टेस्ट ट्यूब से ये कहाँ आ जाती है, इस वाले बर्तन में आ जाती है। और जैसे इस वाले बर्तन में आएगी, अब पानी के अंदर बबल्स, कोई गैस अपन इंट्राइड करें अंदर, तो इसमें क्या होते हैं, बबल्स उठने लगते हैं क्योंकि हल्की होती है, तो अपन को यहाँ पे बबल्स दिखाई देने लग जाते हैं। तब अपन थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि गैस निकल रही है। अब क्या पता कौन सी गैस निकल रही है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। मैंने कहीं पर भी सुना है कि हाइड्रोजन होती है वो उदजन होती है। उदजन का मतलब अपन मानते हैं, हाइड्रोजन होती है वो ज्वलन होती है, ज्वलनशील का मतलब आग पकड़ लेती है भाई, है ना। हाइड्रोजन को अपन जैसे ही इकट्ठी करें वो ब्लास्ट हो जाती है ना। हाइड्रोजन जैसे सनलाइट है ना, हाइड्रोजन खूब है, अथाह भंडार है। अपन को एक मैकेनिज्म से दूसरे मैकेनिज्म को इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे सोलर प्लांट लगा हुआ ना, हाइड्रोजन आ रही है, उसके अंदर अपन उसको किसी मैकेनिज्म में चेंज कर सकते हैं। इसको इकट्ठे नहीं कर सकते, जैसे ही आप इसको इकट्ठी करोगे ये ब्लास्ट हो जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके पास में एक बर्निंग ऑफ कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाए या जलनशील कोई भी चीज लेके जाओ, तो एक पॉप साउंड आवाज निकलेगी, पटाखा जैसे फूटता है ना वैसे आवाज। तो अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी गैस एलिवेशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यही रिएक्शन अब मैं आपको नेक्स्ट जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें आएगी यही रिएक्शन। ये क्या हो गया, हाँ, यही रिएक्शन। जब ये रिएक्शन का इसका रूपांतरण चेंज हो जाएगा तब अपन इसको पढ़ेंगे कि जब एसिड की, जैसे मेटल्स की क्रिया एसिड के साथ में करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा। सेकेंड वाली रिएक्शन में इसका पूरा रूपांतरण ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो अपन क्या पढ़ रहे हैं इसको विस्थापन अभिक्रिया में, अगली वाले में इसको अपन क्या पढ़ेंगे, एसिड की क्रिया अपन मेटल्स के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा। तब अपन लिखेंगे कि सर इसमें साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो यहीं पर भी याद रखने, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब देखो एक रिएक्शन और ले लेते हैं, क्या लूं मैं, ये ले लेते हैं। ये लो भाई, एक रिएक्शन और लिख दी, विस्थापन अभिक्रिया की ये भी। आप मेरे को ये बताओ, आवर्त सारणी याद है क्या, कुछ एलिमेंट्स याद है क्या, कुछ तत्व होते हैं हाइड्रोजन हीलियम, ये याद है क्या आपको, थोड़े से आइडिया है क्या, 1 से 20 तक, 21 तक, 30 तक, कुछ जोर से बोलो थोड़ा। थोड़े बहुत याद है, कम से कम, और नहीं तो अपन लगभग 30 तक तो याद रखो, ज्यादा नहीं 130 तक। क्योंकि इसमें अपन सीरीज पूछते हैं ना तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब एग्जाम के अंदर मान लो ये वाली रिएक्शन आ जाए तो आपको कम से कम ये तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि ये वाला कितने नंबर पे आ रहा है, ये वाला कितने नंबर पे आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया उससे भी लग जाता है। देखो कॉपर है, कॉपर आपके आता है 29 नंबर पे, ठीक है, और आपके आयरन आता है लगभग 26 नंबर पे। तो वैसे सीरीज में भी देखें तो 29 बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये अगर याद नहीं करना है तो अपन को वो वाली सीरीज याद करनी है, ये वाली, है ना, ये वाली सीरीज याद रखनी पड़ेगी। अब इस सीरीज के अंदर देखो कॉपर है, अधिक क्रियाशील वाला है ना, ये इसको क्या करेगा भाई, आपको पता है कि आयरन होता है, आयरन के ऊपर जब रस्टिंग कोरिजन लगता है, संक्षारण होता है, जंग लगता है, धीरे धीरे लगता है या एक साथ में लग जाता है, धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, कम क्रियाशील है, कॉपर क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हो गया, तो ये इसको वहां से क्या कर देगा, हटा देगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। अगली वाली देखो,
अगली वाली रिएक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी अब? द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखो, वहां पर तो अपन क्या कर रहे थे, किसी मॉलिक्यूल फॉर्मूले के अंदर, अणु सूत्र के अंदर, अणु सूत्र के अंदर तत्व की स्थिति है ना, उनको चेंज कर रहे थे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पूरा के पूरे जो कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड आयंस होंगे, उन आयंस को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह में क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। और एक वाला नहीं होगा उसमें, उसमें दोनों ही होंगे। दोनों का मतलब थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद में देखेंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पे 3 तत्व लिखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके ऊपर मैंने एक चार्ज लगाया है प्लस का। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा है, क्लोरीन लिखा है। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज लगाया है, माइनस का है, नेगेटिव का। अब आप पूछोगे सर ये कैसे, तो ये पूरा का पूरा जो विज्ञान के अंदर जो तत्व होते हैं ना, उनमें पूरा का पूरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन सफरिंग का। मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह में क्या करते हैं, सफरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो कब तक घूमेंगे, जब तक कि अगला इलेक्ट्रॉन या अगला एलिमेंट से क्या करेंगे, स्टेबल नहीं हो जाए। स्टेबल का मतलब क्या, स्थायी नहीं हो जाए। ठीक है, अब वो जब तक स्थायी नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, क्रियाशील ही रहेगा। अब इसका मीन्स क्या हो गया, मैं आपको थोड़ा सा एक क्या करते हैं कि देखो, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है। ठीक है, मोटिव सपने होते हैं कि मैं आईएएस बनूं, आरएस बनूं, टीचर बनूं, कुछ भी। वो उस सपने के पीछे रात दिन रात क्या करता है, मेहनत करता है। मेहनत कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रिएक्शन ही तो कर रहा है। ठीक है, अब वो बताओ, उस सपने को वो प्राप्त कर ले, उस पोजीशन तक वो पहुंच जाए, स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करता है, वो अलग बात है, यहाँ पर स्टेबल होने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हर ब्लॉक के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उतना जितना उसको मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसमें क्या होते हैं, देखो 4 प्रकार के ऑर्बिट्स होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 6 रह सकते हैं, इसमें 10 रह सकते हैं, इसमें कितने रह सकते हैं, 14 रह सकते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं पे अपन क्या करेंगे, सफरिंग का सिस्टम स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 ही है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये बेचारा घूमता ही रहता है पूरी आवर्त सारणी में, क्योंकि इसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अब डायरेक्ट किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता ये, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बना लेता है। उस बंध से क्या करता है, किसी से आसानी से ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो अपन आप सभी पढ़े हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के पास में कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक इसको दे देता है ना। तो ये भी क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का बंध बना लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये एक बंध बना लिया सिंगल लाइन से, डॉटेड से, एकल बंध से, है ना, तो इसको HF बोलते हैं। अब अपने आप एक सीरीज भी देखी होगी, थोड़ा सा अपन इसको समझाने के लिए भी करना पड़ेगा। देखो देखो, ये देखो, ये होता है सोडियम और ये होता है आपका
क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये सोडियम क्या चाह रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना भाई। एस में 2 होने चाहिए, पी में 6 होने चाहिए, 6 2 मिलके 8 बन रहे हैं, इसका ऑक्टेन रूल कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये क्या करेगा, यहां से सोडियम से ये क्या करेगा, अब इसके पास में देखो कितने हैं लास्ट ऑर्बिट में, 7 है, 7 है। अब ये क्या सोच रहा है कि अगर ये मुझको एक दे दे तो मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं भाई, स्थायी हो जाऊं। और ये सोडियम क्या सोच रहा है कि अगर मैं एक इसको दे दूं तो मैं भी स्टेबल हो जाऊं, है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला। और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस वाला। अब आप बताओ, दो नाम आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है डोनर बोलते हैं, जो ले रहा है एक्सेप्टर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको अपन दाता बोलते हैं, है ना। दे दिया दाता, और अपन ले रहे हैं तो अपन क्या हो गए, ऋणी हो गए, मतलब ऋण का चिन्ह आ गया। तो जैसे ही सोडियम क्या हो गया, डोनर, और क्लोरीन क्या हो गया, दाता। अपन कोई अगर कोई चीज, मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, आपसे ले रहा हूं तो मैं आपका क्या हो गया, ऋणी हो गया ना। आप दे रहे हो तो आप क्या हो गए, दाता। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, दाता का जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस एडिशन, और जो ले रहा है उसका क्या हो जाएगा। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं कि हर जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या, वो कंपाउंड कब बनेगा, दो एलिमेंट्स कंपाउंड कब बनाएंगे, एक देने वाला एक लेने वाला आपस में मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा या आयंस बनेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं। अब देखो NaCl, NaCl बन गया। कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, ऐसा दे दिया कि या तो इसका कॉमन नेम बता दो या मेरे को इसको अपन कॉमन नेम, या मेरे को इसमें केमिकल नेम बता दो, या तो इसका साधारण नाम बता दो या इसका रासायनिक नाम बता दो। तो इसका साधारण नाम तो हो जाता है नमक, जो अपन घरों में यूज करते हैं, और वैसे उसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो अब इसके ऊपर मैं चाहूं तो इस पूरे के कंपाउंड के ऊपर ऐसा लिख सकता हूं ना, प्लस और माइनस। क्या लिख दिया, क्योंकि अब आपको पता है सोडियम क्लोरीन को क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्लोरीन ने क्या किया है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस प्रकार से अपन कंपाउंड लिख सकते हैं। अब बात आओ वापस अभिक्रिया के ऊपर, अब देखेंगे, चर्चा करेंगे। यह समझाना थोड़ा बहुत ही जरूरी था, ऐसे फिर वो डाउट रह जाता। अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया में तो अपन बोल रहे थे तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा था, कम क्रियाशील वाले को उसकी जगह से विस्थापित कर रहा था। ठीक है, अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील वाले को हटा रहा था। इसमें क्या होगा कि अपन एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरे आयंस की या ब्लॉक की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, या आयनों का विस्थापन होगा, या आयनों का क्या होगा, परिवर्तन होगा। और वही बात इसी में लागू होगी कि जैसे अपन किसी भी रिएक्शन को लिखेंगे तो वहां पर भी पर्दा जो तत्व या आयंस होंगे उसका जो द्रव्यमान होगा वो भी डिपेंड करेगा कि भारी है या हल्का है। अपन देखते हैं ना, जैसे डेंसिटी होती है किसी भी फ्लोराइड सेंस की, है ना। तो वो क्या हो जाता है, लोहे की टुकड़ा होता है ना, लोहे के टुकड़े के अंदर जैसे ही अपन क्या करते हैं,
पानी के अंदर डालते हैं, तो हो सके अगर वो हल्का होता तब तो वो क्या करता, फ्लोटिंग करता, तैरता। और भारी होता तो क्या होता, भाई एक लोहे की निब डाल दें वो भी डूब जाती है, और इतना बड़ा जहाज है वो भी तैर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया को क्या कर दिया अपने, बढ़ा दिया है। जितना ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोटिंग करेगा या तैरेगा। या अपन क्या करते हैं, आपको पता होगा, जैसे एक बॉल होती है, लोहे की बॉल है ना, छोटी रिंग बॉल है, उसको ऊपर आप पानी के अंदर डालो वो डूबेगी आसानी से। और उसको मैं एक सीट बना लूँ, अब उसको ऊपर रखो, क्या करेगी, वो फ्लोटिंग करेगी। इसका मतलब क्या होगी, जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी को अपन बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया को, वो इतना ज़्यादा क्या करेगी, फ्लोटिंग करेगी। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट भी कभी कभार रिएक्शन के अंदर अपन को ध्यान में रखना है। तो अपन क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेते हैं, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की क्रिया करवा रहा हूं मैं बेरियम क्लोराइड के साथ में। सोडियम सल्फेट की क्रिया मैं किसके साथ में करवा रहा हूं, बेरियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। इन दोनों की क्या करवा रहा हूं मैं, क्रिया करवा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो, सोडियम, सोडियम की नेचर प्रकृति कैसी होती है, देने वाला है ये तो। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है ना। अब 11 होता है तो आप देखो 2 8 1, एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने 2 है, इसमें भी कितने 8 है, कंप्लीट है। मतलब ये एक बच रहा है, ये किसी को क्या करेगा, देगा। नेचर का नियम ये है, ये इसको क्या करेगा, देगा। तो सोडियम की जितनी भी रिएक्शनें होंगी केमिस्ट्री के अंदर और जितने भी विज्ञान के अंदर रिएक्शन होती है, उसके अंदर इसकी प्रकृति क्या होती है, ये दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, हमेशा प्लस वाला। और ये सल्फेट है, इसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, माइनस। क्यों, ऋणायन प्रकृति होते हैं ये, आपके धनायन के होते हैं, ये ऋणायन के होते हैं। इधर देखो बेरियम, बेरियम भी क्या देगा, पॉजिटिव वाला, और क्लोरीन क्या देगा, नेगेटिव वाला। अब देखो आयनों का जब आदान प्रदान होता है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, प्लस प्लस वाले के पास में कभी नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा। क्योंकि अपने आपने देखा होगा सेम सेम वो क्या करते हैं, अनलाइक, मतलब समान समान क्या करते हैं, विकर्षण करते हैं। अनलाइक क्या होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। प्लस और माइनस वाले क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। अरे घर के अंदर रिमोट कंट्रोल होता है, देखा होगा आपने, एक 100 रुपये एक साइड पे क्या होता है प्लस, ऑपोजिट साइड में क्या होता है माइनस। ऐसे सेल सेटअप करते हैं। आप कभी एक दिन ऐसा करो कि दोनों को एक ही साइड में डाल दो, काम करेगा क्या, नहीं करेगा, चार्जेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखेगा। अब ये क्या करेगा, ये सोडियम, पहले ही बोला था मैंने कि सोडियम होता है इज वेरी मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील होता है सोडियम, तुरंत क्रिया करेगा। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम यहाँ से हट करके किसको पकड़ लेगा, क्लोरीन को पकड़ लेगा भाई, किसको, क्लोरीन को, और साल्ट बनाएगा, नमक। NaCl बना लिया, आयंस बना लिए। अब क्या बचा, बेरियम। ये बेरियम किसके साथ में चला जाएगा, सल्फेट के साथ में। अच्छा इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो बाद में करेंगे, ये भी कर देंगे। देखो बेरियम सल्फेट, आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, विस्थापन था तब कितने इलामेट चेंज हो रहे थे, एक। द्विविस्थापन हो रहे तो कितने हो रहे हैं, तो नाम से ही पता चल गया भाई, विस्थापन होगा तो एक का करना है, द्विविस्थापन होगा तो आयंस का करना, मतलब दो का। आयंस कब बनेंगे, जब दो कंपाउंड आपस में मिले हुए हो। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि इसको पहले लिखें क्या इसको पहले लिखें। मेरे ये मैंने पहले यहाँ पे इसलिए लिख दिया था कि मेरे सेकंड चैप्टर का ध्यान में आ गया था कि जब भी कोई मेटल्स की क्रिया करवाते हैं एसिड के साथ में तो लवण बनता है सर, और लवण को हमेशा अपन क्या करते हैं, बाहर रखते हैं।
है ना, कंपाउंड नहीं, लवण को अपन बाहर रखते हैं, मैंने इसको बाहर रख दिया। अब मेरे ये समझ में आई कि अपन बेरियम सल्फेट लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, अवक्षेप बनेगा अभी इस रिएक्शन के अंदर, तो अवक्षेप को भी तो दर्शाना पड़ेगा ना। तो अवक्षेप तभी बनेगा जब हल्का वाला क्या हो, ऊपर हो। भाई सपोज दैट एक कांच का गिलास के अंदर पानी मिट्टी डाल दें, और मिट्टी के अंदर अब मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब इसको सफरिंग थोड़ा सा हिलाओ, हिलाने के बाद में मिट्टी कहाँ जाएगी, बॉटम में। और मिट्टी का जो पानी, अपन ने जो पानी डाला है, कितना ही फ्रेश वाटर डालो, कितना ही शुद्ध जल हो, मिट्टी के आयंस उसमें जाएंगे, तो वो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, मटमैला कलर का हो जाएगा, मिट्टी जैसा होगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। ठीक है। अब जैसे ही अवक्षेप होगा, अब आप बताओ, मिट्टी भारी की पानी, मिट्टी। तो अब यहाँ से अपन, अब यहाँ पे कैसे आइडिया लगेगा अपन को कौन सा भारी है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये आपके परमाणु क्रमांक ध्यान में रखने पड़ेंगे। सोडियम कितने नंबर पे, 11 पे, कितने पे होता है, 11 पे। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 21.5, लगभग अप्रोक्स इतना ही होता है। उसके बाद में बेरियम, बेरियम कितने पे होता है, 50 पे, 52 पे, 52 नंबर पे होता है। तो 52 दूनी 104, इसका लगभग होता है 103 पॉइंट कुछ समथिंग। तो भारी कौन सा हुआ, बेरियम सल्फेट हुआ। तो बेरियम सल्फेट कहाँ बैठेगा, बॉटम में। ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, NaCl ऊपर की तरफ। अब देखो साधारण नमक है, साधारण नमक है, इसका मतलब व्हाइटनेस तो होगा क्रिस्टलिन। अब जैसे बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है ना, बेरियम सल्फेट का कलर लगभग अप्रोक्स होता है ऐसे इस सीट चेयर जैसा ही होता है, ब्राउन होता है थोड़ा सा ना। तो ये क्या करेगा, हल्का ब्राउन होने के साथ में इसमें मिलेगा तो एक अवक्षेप बनेगा, उस अवक्षेप को अपन बोलते हैं अवक्षेप बनेगा। अब मैंने आपको एक रिएक्शन लिखते समय एक नियम और बताया था कि जिस अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बने, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डाउन एरो से, यानी नीचे के तीर के चिन्ह से अपन को क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। तो ये क्या बन रहे, मैंने दर्शा दिया। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये बेरियम सल्फेट है ना, ये भारी है, किसी भी अगर अपन इसको पात्र में रखेंगे ना तो नीचे बैठेंगे पार्टिकल्स के रूप में। तो अपन को इसको क्या कर दिया, डाउन एरो से या नीचे 30 के दिखान से इसको दिखा दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम एक प्रिस्क्रिप्शन, या अपन इसके लिए अलग से अभिक्रिया डाल देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के आपके रिएक्शन भी अपन चाहे तो इसको, मैंने तो इसके लिए इस बताया कि द्विविस्थापन के साथ में अपन आप क्या कर लो, अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसी रिएक्शन से अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ये आपके अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गई, या इसका अपन अलग से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आगे देखो, ये आपके 4 प्रकार की रिएक्शन थी।
अब देखो भाई, सभी रिएक्शन को एक साथ में कंप्लीट कर दिया है ना। थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना, परिभाषा भी देख लेना। अब देखो इसके अंदर बाद में दे देंगे नोट्स वगैरह आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझो। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही रियर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, मैग्नीशियम फीते वाला, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। अब देखो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये वाला अभिकारक और ये वाले क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब देखो रिएक्शन आपको ये फॉर्मेट देखता ही पता चल जाएगा। अभिकारक कितने हैं, एक से अधिक हो गए, उत्पाद कितना है, सिंगल, एक, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, अब अपन इसको देख के भी है ना वो परिभाषा बना सकते हैं। सेकंड वाले के अंदर देखो अभिकारक कितना है, एक, ठीक है। उत्पाद कितने बना रहे हैं, एक से ज्यादा, यानी कि इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सिंगल अभिकारक मिलकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। रिएक्शन दे दो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको अपन जैसे ही उष्मा देंगे वो टूट जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। तो ये चूना बन गया, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब देखिए जैसे अपन ने H2 का किया था ना एक्सपेरिमेंट, वैसे चाहे तो इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि CO2 गैस है कि नहीं है।